देखो अगला है क्लास 11th का पढ़ रहे थे हम, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। तो इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आता है समतल में गति। समतल में गति। देखो अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं समतल में गति। देखो गतियाँ तीन प्रकार से हो सकती हैं। या तो हो सकता है कोई कण केवल एक ही अक्ष पे गति करे, जैसे एक सीधी रेखा में एक ही तरफ जाए, ठीक है, तो कहलाता है इस प्रकार की गति को हम, जब कोई किसी एक ही अक्ष पे कोई कण गति करे तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक बीमी गति। तो इसे क्या कहेंगे? एक बीमी का मतलब केवल एक ही बीम हम गने। एक ही बीमा का मतलब या तो एक्स अक्ष पे चले, या तो वाई अक्ष पे ही चले, या फिर किस पे चले, जेड अक्ष पे चले, तो उसे हम कौन सी बीमा कहेंगे? एक बीमी गति करेंगे। लेकिन अगर मान लो एक्स अक्ष पे भी चलता हो, फिर वाई या जेड अक्ष पे भी चलता है, तो इस प्रकार की गति को हम कौन सी गति कहेंगे? द्विबीमी गति। अगर मान लो दोनों अक्ष पे चलता है तो इस प्रकार की गति कौन सी गति कहलाएगी? दो बीमी गति कहलाएगी। और तीसरी चीज़, अगर मान लो तीनों अक्ष पे चले, मैक्सिमम कितने अक्ष होते हैं? तीन। अगर मान लो एक्स पे भी चले, वाई भी चले, और फिर मान लो ऊपर की ओर बाहर की ओर आ जाए, यानी कि अक्ष पे, जेड अक्ष पे भी चले, तो इस प्रकार की गति को हम कौन सी गति कहेंगे? त्रिबीमी गति कहते हैं। त्रिबीमी गति। तो अक्ष के आधार पे यदि हम देखें या समतल के आधार पे देखें तो गति कितनी प्रकार की हो सकती है? तीन प्रकार की हो जाएगी। एक बीमी, द्विबीमी और कै बीमी? त्रिबीमी है। एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी। देखो अब क्या आता है इसमें? एक बीमी हम आसानी से समझ सकते हैं। एक बीमी, द्विबीमी आसानी से प्लस माइनस द्वारा आप तो समझ सकते हो। लेकिन जब इसमें तीनों बीमा जुड़ जाता है त्रिबीमी, तो इसके लिए आपको पहले सदिश और अदिश समझना पड़ेगा। सदिश अदिश समझ में आएगा, सदिशों को किस प्रकार जोड़ेंगे, किस प्रकार घटाएंगे, किस प्रकार उसमें गुणा होगा, किस प्रकार उसमें भाग होगा, ये सब समझना पड़ेगा। तब जाके आपको समझ में आएगा पूरा ये क्या नाम है, त्रिबीमी गति। ठीक है, तो त्रिबीमी एक बीमी में जैसे कहाँ हो गया, जैसे आप मान लो बाइक चला रहे हो, सीधे जा रहे हो, तो कौन सी गति है? एक बीमी। और मान लो सीधे ना जाके वाई अक्ष पे भी चले गए तो कौन सी गति होगा? तो या जैसे आप ले सकते हो कोई चीज़ दो बीमी में गति करे, या फिर है त्रिबीमी में गति ले सकते हो जो कितने अक्ष पे गति करे? तीनों अक्ष पे गति करे, वो कौन सी गति होगा? त्रिबीमी गति होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, तीन बीमा कुल गति होता है। आते हैं आपका इसमें पहले पढ़ते हैं, अभी एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी आगे की चीज़ें देखेंगे। पहले आते हैं इसमें हम पढ़ते हैं सदिश राशि, और इसको समझने के लिए पहले आप सदिश और अदिश पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है क्या? अदिश राशि। तो सदिश और अदिश क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं, दूसरा है अदिश राशि किसे कहते हैं। देखो सदिश क्या होता है? वे सभी भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनको मापने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की क्या पड़े? ज़रूरत होती है, उसे क्या कहेंगे? उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे हो गया आपका विस्थापन या बल पूछ लिया जाए सदिश है कि अदिश है? बल एक आपका सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि कहते जैसे हमारे गाल में या तुम्हारे गाल में मारना हुआ बल लगाए के मान लो, तो अगर मारना है तो इसी दिशा में तो मारोगे, एक निश्चित दिशा होगा। लेकिन अगर उस दिशा में मारोगे का गाल में लगेगा? नहीं लगेगा। हम कहते हैं व्हाइट बोर्ड तोड़ो, तो व्हाइट बोर्ड तोड़ने के लिए एक निश्चित दिशा में मारोगे,
तो एक निश्चित दिशा में मारोगे तो आपका इसलिए बल क्या, ये एक तो बल इसको तोड़ने के लिए एक निश्चित परिमाण, इसको बाद व्हाइट बोर्ड या कुछ भी तोड़ना, दीवार गिराने कह दे तो एक आपका इसमें एक परिमाण की जरूरत, परिमाण का मतलब इस पर आप एक निश्चित बल लगाओगे, 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन एक निश्चित बल लगाओगे तब जा क्या ऐसे आराम से मारने टूट जाएगा नहीं, तो परिमाण की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मतलब एक इस पर परिमाण लगाओगे ताकि क्या हो जाए, टूट जाए। तो परिमाण की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़े, परिमाण का मतलब आंकिक वैल्यू, जैसे 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन, ये परिमाण कहलाता है, ठीक है। और प्लस इसके साथ आपको दिशा की भी ज़रूरत है। हम कहते हैं कि आओ इसको व्हाइट बोर्ड को तोड़ो, तुमको दिशा ना पता रहे किस दिशा में तोड़ना है, कहाँ तोड़ ले जाओगे, पता लगे तुम इस दिशा में बल लगा रहे हो, टूटेगा ही नहीं, टूटेगा। दरवाज़ा सबसे अच्छा उदाहरण, दरवाज़ा घर में सबके लगा होता है, क्या है, डोर दरवाज़ा लगा होता है। दरवाज़ा जब खोलना होता है कुछ के अंदर खुलते हैं कुछ के बाहर, तो यदि मान लो तुमको पता ना है कहाँ खुल रहा है तो क्या खोल पाओगे, मुश्किल हो जाएगा खोलना, ठीक है, दरवाजे को। या फिर अगर मान लो बाहर खुलता, हम कह देंगे बाहर खींचो तो आराम से खुल जाएगा, बाहर की ओर आप क्या करोगे, बल लगाओगे। तो बल लगाने के लिए एक दिशा की ज़रूरत पड़ रही है, बाहर लगाना पड़ रहा है या फिर अंदर लगाना पड़ रहा है, तो बल कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ हम कहते हैं ऐसे विस्थापन एक कौन सी राशि है, सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन आप जानते हो एक निश्चित दिशा में चला जाता है, ठीक है, वो विस्थापन होता है। हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, मान लो जलालपुर तुमको जाना है, कोई स्थान है, यहाँ तुम खड़े हो और तुमको यहाँ कहाँ पहुँचना है, जलालपुर परुइया से, तो ये एकदम सीधे जाओगे तो ये क्या होगा, विस्थापन, एक निश्चित दिशा में गए हो। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ टेढ़े मेढ़े गति कर रहे हो तो विस्थापन थोड़ी होता, तो उसमें कोई निश्चित दिशा ना, तो दूरी कहलाती है, पड़े हो, ठीक है। तो विस्थापन में क्या होता है, एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि। और विस्थापन से बना है त्वरण भी कौन सी राशि होगा, सदिश, क्योंकि उसमें भी दिशा होती है, कैसे निकालेंगे उसको आगे अध्ययन करेंगे, त्वरण में कैसे दिशा होती है, ठीक है। तो विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ऐसे तमाम राशियाँ हैं जो क्या कहलाती हैं, सदिश कहलाती हैं। संवेग हो गया, भार हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, ये सब किसके अंतर्गत जाएंगे, ये सब किस में जाएंगे, सदिश राशि से तमाम। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिनको मापने के लिए केवल किसकी ज़रूरत पड़ती है, जिनको मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं। जैसे हम कहते हैं समय देखो, समय बताओ कितना का, समय देखने के लिए, समय बताने के लिए तुमको दिशा देखना पड़ेगा कि पूरब में 10 बज रहा है, पश्चिम में 10 बज रहा है या उत्तर में 10 बज रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो समय एक कौन सी राशि हुई, अदिश। दूरी में कोई निश्चित दिशा होती है नहीं, दूरी चाहे जिधर चाहे जैसे चलते हो। चाल में भी चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी से बना, दूरी भी अदिश, समय भी अदिश, इसलिए चाल भी क्या होगा, अदिश होगा। द्रव्यमान इस सदिश होगा कि अदिश होगा, अदिश होगा। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान मापने के लिए दिशा थोड़ी देखा जाता है, किसी पदार्थ में जो उसका परिमाण होता है, कितना उसमें परमाणु या अणु है, वही उसका क्या कहलाता है, कितने कणों से मिलकर बना हुआ है, कणों का वेट जो होता है, कणों की संख्या जो होती है उसकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान। भार का होता है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पे लगाया गया जो आपका बल होता है, F बराबर कितना पड़े थे, mg, ई भार कहलाता है। वो एक निश्चित दिशा में लगता है, किधर, नीचे की ओर। हमेशा पृथ्वी जो है भार किधर लगाती है, नीचे की ओर। जो तराजू राजू में तौलते हो नीचे की ओर तो लगता है, ठीक है, तो पृथ्वी द्वारा। तो आपका भार होता है, भार सदिश है क्योंकि एक निश्चित दिशा में लगता है, ठीक है, भार इसमें सदिश होगा। लेकिन अगर हम कहते द्रव्यमान मापने के लिए उसके जो पदार्थ के परिमाण होता है वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो उसमें दिशा की ज़रूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो द्रव्यमान कौन सी राशि होगा, अदिश राशि होगा। लेकिन हम कहते हैं ये क्या नाम, भार कौन सी राशि होगा, तो ये क्या होगा, सदिश। ऐसे तमाम अदिश राशियाँ पड़ी हो गई, द्रव्यमान हो गया, ठीक है। हम कहते हैं कि दूरी हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया। आयतन कौन सी राशि है, घनत्व, दाब,
ये सब किसके अंतर्गत जाएगा? कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है। तो ये सब अदिश के अंतर्गत जाएगा। देखो हम कह दें कि आयतन सदिश है एक अदिश, तो आयतन मापने के लिए दिशा की जरूरत पड़ेगा। लंबाई मापो, चौड़ाई मापो, ऊंचाई मापो, तीनों गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? आयतन। क्या क्षेत्रफल मापने के लिए दिशा की जरूरत पड़ेगा? लंबाई चौड़ाई मापो, गुणा कर दो, दिशा थोड़ी देखा जाएगा पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में है, तो उनका गुणा कर दो, क्या होगा? आयतन या क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल आयतन मापने के लिए दिशा देखते हो? नहीं, तो दिशा नहीं देखते हो तो अदिश है। घनत्व मापने के लिए दिशा देखते हो? नहीं, घनत्व मापना है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमानो अदिश है, आयतनो अदिश है, अदिश में अदिश से भाग दोगे, एक अदिशय आएगा, ठीक है। तो इसलिए घनत्व तो क्या होगा? अदिश होगा। दाब P बराबर क्या होता है? F बटे A। तो यहाँ पर आपका ए क्षेत्रफल एक अदिश राशि, अदिश से सदिश भाग दोगे, एक अदिशय आएगा, इसलिए दाब कौन सी राशि है? अदिश राशि है। यानी दाब लगाने के लिए किसी एक निश्चित दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। परिमाण की आवश्यकता होती, कार्य अदिश है। दिशा देखते हो कार्य करने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। इसको हम विस्तृत समझेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन भाग से अदिश प्राप्त होता है, कुलगमा भी पढ़ोगे, ठीक है। ऊर्जा इसको मापने के लिए ऊर्जा E बराबर क्या होता है? फार्मूला mc। प्रकाश का वेग पता है, उसका द्रव्यमान पता है, तो ऊर्जा निकल जाएगा। तो ऊर्जा मापने के लिए क्या दिशा देखी जाएगी कि किस दिशा में तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, पूरब में है, पश्चिम में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब कौन सी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। और सदिश में सामने लिखा ही है, तमाम ऐसे और भी राशियाँ। धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्थिर सदिश या उस स्थिर विस्थापन। देखो नेक्स्ट हेडिंग है स्थिति सदिश। कहने का मतलब कोई सदिश राशि है, उसके स्थिति को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। स्थिति मतलब समझ लो कहाँ पर वो था, कहाँ पहुँच गया, या फिर कहाँ इस समय है, ठीक है। इस चीज़ को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्थिति सदिश का। स्थिति सदिश कैसे दर्शाएंगे? देखो इसके लिए एक बिंदु मान लेते हैं, दो अक्ष लेते हैं x और y। इसके लिए एक बिंदु, मूल बिंदु, जिसको किससे नोट करते हैं? कैपिटल O मान लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल O मानकर मान लेते हैं कि कड़े ही कैपिटल O पर बिंदु पर क्या था? स्थिर था, ठीक है। अब मान लेते हैं T1 समय बाद, समय T1 बीता, T1 समय बाद जो आपका सदिश था वो कहाँ पर पहुँच गया? बिंदु P पर पहुँच गया। किस बिंदु पर? P बिंदु पर पहुँच जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका बिंदु P पर जो पहुँच जाता है, इसका जो सदिश है, इसको वेक्टर OP से नोट करेंगे। सदिश की इंग्लिश होती है वेक्टर, ऊपर तीर लगा के लिखा जाता है, ठीक है। अगर सदिश है, अदिश होता अगर ही तो इस पर तीर नहीं लगता, केवल किससे नोट करते? OP से, ठीक है। तो सदिश है, उसको अभी आगे पढ़ेंगे, तीर द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो देखो बिंदु P पर यदि कण पहुंचा है, तो ये जो वेक्टर R1 है, यही इसका क्या नाम है? कण का जो कण P का, या फिर बिंदु P पर जो कण पहुंचा उसका ही क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश कहलाता है, जिसको किससे नोट किए हैं? वेक्टर R1 से। अभी इसको वेक्टर वेक्टर को आगे समझते हैं, इसी के बाद एंडिंग है। अब मान लो कि कण बिंदु P से कहाँ पर पहुँच जाता है? Q पर। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? तो इसको वेक्टर OQ से नोट करेंगे, या फिर इसी को मान लिए हैं कहाँ? R2 से नोट कर दिया जाए, वेक्टर R2 से नोट कर दिया जाएगा। तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है POQ, त्रिभुज POQ में यही परिणामी होगा, यही मेन वेक्टर होगा। कैसे यही होगा? अभी त्रिभुज रूल से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल हम बताना चाह रहे थे आपका स्थिर सदिश के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर OP धन PQ बराबर होगा OQ के। OP धन PQ बराबर किसके होगा? वेक्टर OP धन वेक्टर PQ बराबर किसके होगा? वेक्टर OQ के। कैसे होगा ये अभी आगे त्रिभुज नियम है, उसमें हम अध्ययन करेंगे उसे। अभी केवल इतना जानो कि यदि आपको सदिश की स्थिति दर्शानी है तो उसको कैसे दर्शाएंगे? मूल बिंदु से शुरू करेंगे, जहाँ तक गया, मान लो P तक गया, तो P तक अगर मान लो जो भी सदिश है, वेग है तो वेक्टर V1 से नोट करेंगे, त्वरण है वेक्टर A1 से नोट करेंगे, बल है वेक्टर F1 से नोट करेंगे, जो भी रहेगा। फिर मान लो P से कहाँ तक पहुँच जाता है? Q पर। तो Q की स्थिति O के सापेक्ष क्या है? यही तो होगी। O से अगर हम Q की स्थिति देखें, यही तो होगी, तो यही होगी। तो इसको मान लेते हैं क्या? वेक्टर R2, ठीक है। तो ये दर्शाने का तरीका होता है। बाकी ये कैसे जुड़ा घटा, इस चीज़ को अभी आगे देखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट हेडिंग है सदिश का, सदिश राशियों का क्या है?
निरूपण है, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट। सदिश को कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी वेक्टर को या सदिश राशि को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो देखो सदिश को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, एक तीर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करोगे, तीर का। सदिश को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तीर का। ठीक है, ये तीर का आप जानते हो, ये तीर का क्या कहलाता है, सिर, या फिर इंग्लिश को इसी में कहते हैं क्या, हेड। ये तीर का हेड होता है, ये होता है तीर का पुच्छ, या फिर इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेल। ठीक है, टेल होता है, पुच्छ होता है, और ये क्या होता है, तीर का हेड, या फिर क्या होगा, सिर कहलाएगा। ठीक है, तो देखो सदिश को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तीर का। अगर हम कह दें कि ये सिर क्या बताएगा या हेड क्या बताएगा, ये सदिश की दिशा को बताएगी। अगर मान लो हेड इधर है तो इसका मतलब सदिश की जो दिशा है, आप जानते हो दिशा कैसे दर्शाते हैं, दिशा को कैसे नोट किया जाता है, यही तो होता है। इधर कौन सी दिशा, पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, और इधर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। यानी ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण। और यदि हम ऐसे खड़े हैं तो दाएं पूरब होगा, बाएं क्या होगा, पश्चिम। ऐसे खड़े हैं तो इधर बाएं पूरब होगा, दाएं क्या होगा, पश्चिम। ठीक है, हमारा सर उत्तर में होता है, और ये कॉपी पे या फिर बुक पे दर्शाने का तरीका होता है। बुक पे ऐसे दर्शाया जाता है, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। यानी एक्स अक्ष का जो प्लस सिरा होता है वो पूरब कहलाता है, एक्स अक्ष का जो माइनस सिरा होगा वो पश्चिम, वाई अक्ष का जो प्लस सिरा होगा वो उत्तर, और वाई अक्ष का जो माइनस सिरा होगा वो क्या कहलाएगा, दक्षिण कहलाता है। ठीक है, तो ये दर्शाने का क्या होता है, तरीका होता है। अब देखो तीर, अब इसके बीच में ये क्या होगा, ये होता है उत्तर पूरब। क्या होता है, उत्तर पूरब या नॉर्थ ईस्ट होता है। ये क्या होता है, उत्तर पश्चिम, या फिर इसी को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, NW। ये क्या होता है, दक्षिण पश्चिम, या फिर साउथ SW, साउथ वेस्ट होता है। ये क्या होता है, दक्षिण पूर्व होता है, या फिर इसी को साउथ ईस्ट कहते हैं। तो बीच में ध्यान, कुल कितनी दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो बीच में आपका एक तो देखो 4 ये हो गया, 4 ये, और 4 ये, 4 बीच में, 4 कितने हुए, 8, एक ऊपर एक नीचे, 8 2 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 10 दिशा यहाँ आपको पढ़नी है। देखो तो बीच में ये हो गया 1 2 3 4 ये, 1 2 3 4 ये, 4 4 8, और बाकी एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये ऊपर नीचे ये तो उत्तर पूरब वाला है। ठीक है, तो ये उत्तर पूरब वाला है। देखो ये वाला उत्तर को ऐसे ऊपर से दर्शाएं, ये वाला क्या है, दक्षिण को किधर दर्शाएं, नीचे की ओर। ये वाला पूरब वाला, ये वाला ऐसे दर्शाएं। पश्चिम जो ये वाला इधर वाला है इसको ऐसे दर्शाएं। बाकी इसके बीच में जो होंगे ये 4 होंगे, 4 4 8, ऊपर नीचे छूट रहा है तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये होता है, कुल दिशाएँ होती हैं। अगर तीर ऐसे हैं तो इसका मतलब कड़ की दिशा पूरब पश्चिम से किधर है, पूरब की ओर। तीर ऐसे हो गया, इसका मतलब कड़ की दिशा दक्षिण से किधर की ओर है, उत्तर की ओर। हम कहते तीर ऐसे हैं, इसका मतलब डिवाइड कर दो, ये किधर जाएगा, दक्षिण और पूर्व के बीच में है, यही दक्षिण पूर्व, यानी साउथ वेस्ट इसकी दिशा होगी। ठीक है, यानी उत्तर पूर्व से किधर होगी, हाँ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगी। ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर होगी। तो ये दिशा दर्शाने का तरीका, सदिश को निरूपित करने का दिशा निरूपण होता है सदिश का। इधर से तीर जिधर रहेगा वो दिशा को बताएगा। बाकी तीर की जो लंबाई होती है ई सदिश के परिमाण को बताती है, मतलब 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। ये जो होता है पूरा मतलब सदिश की जो लंबाई होती है, मतलब नहीं, तीर की जो लंबाई होती है उस सदिश के क्या बताएगी, परिमाण का मतलब उसके आंकिक वैल्यू को, यानी 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, कितना बल लग रहा है या कितना मीटर उछल रहा है, 10 मीटर, 20 मीटर, कितना मीटर। जैसे हम कहते कोई काड़े था, इसी के ऊपर ही लगा दिए, तीर लग गया, इसका मतलब सदिश है। तीर नहीं लगा तो इसका मतलब अदिश है। और कहीं ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये है कि सदिश तो है लेकिन इसका माड लिया, माड का मतलब केवल इसके आंकिक वैल्यू को लिया जाएगा, इस पे दिशा पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, केवल इसके आंकिक वैल्यू को। आंकिक का मतलब कितना मीटर चला है या कितना बल लगा है, 10 मीटर, 10 न्यूटन, क्या कैसे, ये सब लिया जाएगा। ठीक है,
तो सदिश तो है लेकिन उसके परिमाण को लेंगे तो माड लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो केवल ए लिखा है तो इसका मतलब ये सदिश नहीं है, क्या है, अदिश है, ठीक है। तो ये सदिश का दर्शाने का तरीका होता है क्या लगा के, तीर लगा के सदिश को निरूपित करते हैं, तीर बना के सदिश को निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो ये सदिश राशियों का निरूपण था और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। दो अगला है सदिश के प्रकार है। सदिश के, इसमें पहला आता है समान सदिश या एक समान सदिश। समान सदिश क्या होता है, वे समांतर सदिश, समांतर सदिश जिनका परिमाण समान हो, जिनकी लंबाइयाँ या जिनका परिमाण लिख सकते हो या लंबाइयाँ, परिमाण व दिशाएं क्या होती हैं, दिशाएं, वे समांतर सदिश जिनका परिमाण व दिशाएं समान होती हैं, वे समांतर मतलब समान सदिश कहलाते हैं। तो देखो, वे सदिश जिनकी लंबाई भी समान हो अर्थात परिमाण समान हो और दिशा भी एक ही हो, तो कौन से सदिश होंगे, एक समान या समान सदिश। जैसे मान लो एक सदिश ऐसे है, इसका नाम वेक्टर ए है, यही। एक सदिश ऐसे है, ये वेक्टर बी है, यही। और इसको छोटा करते हैं और मान लो एक सदिश ऐसे है, ये वेक्टर सी है, और मान लेते हैं एक सदिश ऐसे है, ये वेक्टर डी है। तो हम पूछें कि समान सदिश कौन होगा, चूँकि ध्यान देना वेक्टर ए बराबर किसके, वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी के, यही एक समान होंगे। क्यों, क्योंकि लंबाई लगभग सबका सेम है, दिख रहा होगा। लंबाई ऐसा बनाना सेम रहे, माप जोक के, ठीक है। लंबाई सबका समान है और सबकी दिशा भी क्या है, समान। तो लंबाई भी समान, दिशा भी समान, इसलिए कौन से सदिश होंगे, समांतर। लेकिन का वेक्टर डी भी समांतर है, समान सदिश है नहीं। क्यों, क्योंकि समान सदिश इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो दिशा विपरीत है। या हम एक वेक्टर और ले लें ई, ये, तो इसकी लंबाई बहुत कम है, इसके बराबर है नहीं, ये भी समान सदिश। समान सदिश वे होते हैं जिनकी लंबाइयाँ समान हो तथा उनकी दिशाएं क्या हो, वो भी समान हो, तो समान सदिश कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, वे समांतर सदिश जिनका परिमाण क्या हो, जिनका परिमाण तो समान हो, परिमाण समान हो, परंतु दिशाएं क्या हो, दिशाएं विपरीत हो, तो वे क्या कहलाएंगे, तो वे विपरीत सदिश कहलाते हैं, ठीक। परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, विपरीत होंगी, तो वे कौन से सदिश कहलाएंगे, विपरीत सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लो दो सदिश है, एक ये वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर बी है, दोनों की लंबाइयाँ या परिमाण क्या है, समान है, लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत है, दिशाएं अलग अलग हैं, इसलिए समांतर नहीं और समान सदिश नहीं होंगे। कौन से सदिश होंगे, विपरीत। अगर यह दिशा फेर दी जाए बी वाले की, उधर कर दें, तब समान सदिश बन जाएगा। लेकिन इस तरह रहेगा तो विपरीत सदिश होगा। इसको कैसे नोट करेंगे, वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, क्योंकि इसकी दिशा प्लस है तो इसकी क्या होगा, या इसकी प्लस लो तो इसकी माइनस, प्लस माइनस चाहे इधर कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों कौन से सदिश होंगे, विपरीत सदिश होंगे, ठीक है। या ऊपर का जो फिगर था उसमें हम कहें कौन कौन सदिश विपरीत है, ऊपर जो फिगर था अभी जो ऊपर बनवाए थे, तो उसमें ए का विपरीत क्या था, डी होगा, बी का भी विपरीत क्या होगा, डी ए होगा, यही डी ए तो उल्टा बना था, सी का विपरीत क्या होगा, डी ए होगा, ठीक है। तो माइनस डी बराबर कर सकते हो, वेक्टर ए बराबर माइनस बी, डी वेक्टर बी बराबर माइनस डी, वेक्टर सी बराबर माइनस डी। तो विपरीत दिशा रहेगा तो किससे नोट करोगे, आगे क्या लगा दोगे, माइनस। माइनस क्या बताएगा, तो इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो इसको नोट करो।
देखो नेक्स्ट है एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है? देखो वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है। कितना हो? एक होता है, कौन सा सदिश कहलाएगा? एकांक सदिश कहलाता है। इसे एक कैप से प्रदर्शित करेंगे। ए ऊपर एक कैप लगा देते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? कैप। एक कैप से क्या करेंगे? निरूपित या प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो एकांक सदिश कहलाएगा। इसे एक कैप से प्रदर्शित करेंगे या फिर निरूपित करेंगे, ये चीज़ ध्यान देना। बाकी इसको नोट कर लो। शायद यदि माना कोई सदिश, अब आगे दो, माना कोई सदिश क्या? वेक्टर ए है तथा इसका परिमाण कुछ मान लेते हैं। इसका परिमाण क्या होगा? बताए थे भाई वेक्टर से नहीं लगेगा, तो इसका परिमाण क्या है? ए है। मतलब कोई सदिश है, जैसे वेग ले लो, तो वेग को वेक्टर v से नोट कर, लेकिन इसके परिमाण को केवल किससे नोट करेंगे? v से। ठीक है, तो इसका परिमाण ए है, तो एकांक सदिश का सूत्र हो जाएगा एक कैप बराबर वेक्टर ए बटे ए। यानी हिंदी में लिखना चाहो तो सदिश ए और बटे सदिश ए का सदिश ए का परिमाण। अच्छा, ए कैप आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे परिमाण ऊपर परिमाण रखोगे तो दोनों सेम है। अरे ऊपर 10 मीटर है, ये नीचे भी क्या रहेगा? केवल ऊपर दिशा सहित रखा जाएगा, नीचे दिशा नहीं तो कट जाएगा, तो एक आएगा। तो जिसका परिमाण एक होता है वो कौन सा सदिश कहलाएगा? एकांक। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का माड का मतलब केवल का लेंगे? परिमाण लेंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम वेक्टर ए निकालना चाहें तो वेक्टर ए बराबर का हो जाए, तिरिया गुणा हो जाएगा, यानी माड वेक्टर ए और इंटू का हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र हो जाएगा। देखो अगला दिया शून्य सदिश है, लास्ट शून्य सदिश। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होगा? ऐसा सदिश तो सिंपल है, नाम से पता चल रहा है, जिसका परिमाण शून्य होता है उसे क्या कहेंगे? उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसे किससे नोट करेंगे? वेक्टर 0 से। ठीक है, इससे नोट करेंगे। अच्छा, कहा जाए शून्य सदिश की दिशा किधर होगी? मान लो परिमाण शून्य हुआ, दिशा, तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु होता है, अंतिम बिंदु, दोनों समपाती होते हैं। कहने मतलब अंतिम ये प्रारंभिक था, ये अंतिम था, ये दोनों एक के पा जाते हैं, समपाती। मतलब इसकी दिशा अनिश्चित होती है, दिशा उषा का तय पता नहीं होता है। ठीक है, तो शून्य सदिश की दिशा कैसी होगी? अनिश्चित होगी। ठीक है, तो इसको नीचे लिख लो वहीं।